हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास 8 का आपका सब्जेक्ट साइंस में हम चैप्टर साउंड पढ़ेंगे। बेसिकली हमने लास्ट जो लेक्चर्स लिए थे या लास्ट जो हमने क्लासेस देखी थी उसमें हमने साउंड के बारे में पढ़ा था कि साउंड क्या होता है। हमने ये समझा था कि जो साउंड होता है यानी जो आपकी ध्वनि होती है वो बेसिकली वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट यानी जो आपकी कंपित वस्तुएं होती है उसके द्वारा किस तरीके से उत्पन्न की जाती, यानी किस तरीके से आप कंपित वस्तुओं की माध्यम से आपका जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है, जिसके लिए आपने एक्टिविटीज देखी थी। उसके बाद आपने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, समझे थे कि उसका कौन सा भाग वाइब्रेट होके यानी कंपित होके किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद हमने समझा था कि हम यानी जो ह्यूमन बीइंग है यानी मानव जो है उसमें जो ध्वनि है, ठीक है, जो साउंड है, ठीक है, वो किस तरीके से उत्पन्न होता है। बेसिकली हमारे पास क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स होती है, ठीक है, जिसमें मसल्स अटैच होती है, जिसके स्ट्रेच और रिलैक्सेशन से जो आपका जो उसमें क्या होता है, बीच में एक स्लिट होती है, उसमें से क्या हवा आपकी वायु जो होती है वो अंदर और बाहर लंग्स की हेल्प से जाती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो। फिर इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, इसके बाद आपने पढ़ा था कि जो आपके आपका जो साउंड होता है यानी ध्वनि होती है उसको माध्यम होता चाहिए होता है चलने के लिए। आपकी जो ध्वनि होती है उसको क्या चाहिए होता है, माध्यम चाहिए होता है चलने के लिए। और आपने ये पढ़ा था कि हमारे हमारे जो साउंड है यानी जो हमारी ध्वनि है वो आपका सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जगह आपकी चलती है, ठीक है, जिसके लिए हमने कुछ एक्टिविटीज की थी और हमने ये समझा था कि किस तरीके से आपकी साउंड ट्रैवल कर रही है। और हमने ये भी समझा था या ये हमने जाना था कि जो आपकी साउंड होती है यानी जो आपकी ध्वनि होती है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, यानी कि उसको क्या चाहिए होता है, कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए। ये सब कुछ समझने के बाद अब हम समझते हैं कि हम अपने कानों से कैसे सुनते हैं। अभी तक तो हमने साउंड के उत्पन्न होने की बात करी कि किस तरीके से वोकल कॉर्ड से हमारी जो साउंड है, ध्वनि है, जो जैसे कि मैं अभी निकाल रही हूँ वो किस तरीके से निकलती है, किस तरीके से उसमें एयर का रोल होता है, हमने ये देखा था, है ना। पर अब हम ये तो समझेंगे कि जो हमारी ये बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें हम अपना वॉइस, जो आपकी वॉइस बॉक्स है उससे आप वोकल कॉर्ड से आप क्या साउंड निकाल रहे हैं, लेकिन आप साउंड सुन भी रहे हैं। आप किस तरीके से अपने कानों से आवाजें सुनते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कान होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं जो हमारे कान होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है जो आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो हमारा एयर होता है उसका ये जो बाहर का हिस्सा होता है, फनल शेप का जो हिस्सा होता है, ठीक है, जो क्या करता है आपके साउंड को कैच करता है। तो जो ये बाहर का हिस्सा होता है जिसे हम पिना बोलते हैं, ये बेसिकली एक फनल शेप का होता है, ठीक है। और जो आपकी जो एयर्स होते हैं इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके वाइब्रेशन से हमारी जो साउंड जो हम अपनी सराउंडिंग से ले रहे हैं, ठीक है, जो हम अपने वातावरण से ले रहे हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, सो मैंने साउंड प्रोड्यूस करी, ठीक है, मेरे वोकल कॉर्ड्स ने साउंड प्रोड्यूस करी, मैंने साउंड प्रोड्यूस करी, ठीक है।
उससे क्या हुआ, जो वो साउंड प्रोड्यूस हुई, तो जो आपका ईयर है यानी जो आपका ये कान है, उसने क्या किया, पहले उस साउंड को कैप्चर किया, ठीक है, और वो अंदर जो उसकी कनाल है उससे वो अंदर ले गया, ऑडिटरी कनाल से जो साउंड है वो अंदर आपके कान के अंदर ले गया और एयर ड्रम को वाइब्रेट किया, जिसने इस एयर ड्रम ने क्या किया, उस साउंड को सुना और ये वाइब्रेट हुआ और इसके थ्रू ये आपके ब्रेन यानी आपके मस्तिष्क जो आपका ब्रेन होता है वहां तक इसने सिग्नल्स पहुंचाए कि आखिर सराउंडिंग में किस तरीके की साउंड आ रही है। तो जब आपके ब्रेन ने उसको कैप्चर किया, उन सिग्नल्स को लिया, उसको समझा, तो उसे पता चला कि आखिर जो आपके वातावरण है, आपका जो इन्वायरमेंट है, उसमें से किस तरीके की साउंड आ रही है या प्रोड्यूस हो रही, ठीक है। सो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू था इसका, तो हम इसको अब अच्छे से पढ़ेंगे। जो आपका आउटर पार्ट होता है एयर का, जो फनल शेप का होता है, ठीक है, फनल शेप का होता है, जैसे आप देख सकते हैं इसे पिना कहते हैं, इस तरीके का, ये क्या करता है, आपका साउंड कैप्चर करता है। when the sound enter it, ठीक है, when the sound enter it, it travel down a canal at the end of which a thin membrane is stretched tightly, this is called eardrum। अब यही जो मैंने आपको बताया कि जो आपका साउंड है वो कैनाल, जो आपकी ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है, इसकी हेल्प से जो साउंड है इसके अंदर ट्रैवल करता है और यहाँ पे आपका क्या है, ड्रम है, क्या है, ड्रम, एयर ड्रम बोलते हैं जिसे। तो ये यहाँ पे क्या करता है, इसे वाइब्रेट करता है, ठीक है, वाइब्रेट करता है, और ये जो आपका एयर ड्रम है जब ये वाइब्रेट करता है तो इससे आपके सिग्नल आपके माइंड तक जाते हैं। अब हम ये समझेंगे कि आपका एयर ड्रम आखिर वर्क कैसे करता है, यानी एयर ड्रम बेसिकली किस तरीके से कार्य करता है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी की हेल्प लेंगे, ठीक है, जो आपकी बुक की एक्टिविटी 13.10 है, यानी 13.10 है। सो बेसिकली जो आपकी ये एक्टिविटी है, इसमें आपने क्या करना है, एक बॉटल लेनी है, ठीक है, आपने एक बॉटल लेनी है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा काट देना है, यानी आपके पास बॉटल कुछ इस तरीके की होती है ना, कुछ इस तरीके से आपकी बॉटल होती है, ठीक है, आपकी बॉटल कुछ इस तरीके से होती है। तो आपको इस जो ये बॉटल है, इस बॉटल का ऊपर का हिस्सा काट देना है और नीचे का हिस्सा यहाँ से काट देना है, ठीक है, इसको ऊपर से और नीचे से बराबर काट देना है। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें आपको कुछ इस तरीके का पार्ट आपको मिलेगा, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इस तरीके का आपको बॉटल का पार्ट मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस जो आपको ये हिस्सा मिला, जो ये आपको पार्ट मिला, इसके जो आपको ये हिस्सा मिला, इसके ऊपर जो ये पार्ट है, ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, इस पे आपने एक यहाँ पे एक रबड़ की, ये जो रबड़ है इसे लगाना है, ठीक है, इस तरीके से फैला के एक रबड़ चौड़ा करके इस तरीके से फैला के लगाना है, ठीक है, और उसको किसी रबड़ बैंड से यहाँ पे बांध दें, ठीक है, रबर बैंड से इसको यहाँ पे किनारे पे बांध देना है इस तरीके से, यहाँ पे से, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपको पार्ट मिला, जो आपको बॉटल का पार्ट मिला, उस पे ऊपर से एक रबर बैंड इस तरीके के से फैला के लगा देना है, जो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, और उसको आपको किसी रबर बैंड से या किसी धागे की मदद से बांध देना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये आपको रबर बैंड यहाँ पे बांध देना है, इस तरीके से ये रबर बैंड आपको धागे या रबर की हेल्प से यहाँ पे बांध देना है। अब आपको क्या करना है, आप कुछ गेहूं के दाने ले सकते हो,
ठीक है, कुछ गेहूं के दाने ले सकते हो, कुछ हल्के हल्के जैसे चावल के दाने ले सकते हो, आप उनको इस रबर बैंड के ऊपर रख देंगे। ठीक है, इस रबर बैंड के ऊपर आप रख देंगे, जो आपने यहाँ पे ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, इस तरीके से आप बांधेंगे जिस रबर बैंड को, उसके ऊपर आप इन्हें रख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से, ठीक है, इसके एक सिरे से, जो कि आपका खुला सिरा है, मैंने आपको कहा था कि जो आपकी बॉटल होगी उसको आप दोनों साइड से काटोगे, तो आपको एक साइड से रबर बैंड लगाना है, और जो उसका दूसरा नीचे का जो हिस्सा है उसको आपको ऐसे ही ओपन छोड़ना है। तो जो आपने हिस्सा खुला छोड़ा था वहां से आपने हुर्रे हुर्रे बोलना है। ठीक है, क्या बोलोगे आप यहाँ से, हुर्रे। ठीक है, आपको हुर्रे बोलना है। तो आप क्या देखोगे कि जब आप इसमें हुर्रे बोलते हो तो जो आपका ये रबर बैंड है, ठीक है, जो एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, वो वाइब्रेट होता है, यानी कंपित होता है, जिस कारण आप देखोगे कि जो आपके यहाँ पे चावल के या गेहूं के आपने दाने रखे हैं वो भी उछलने लगते हैं, वो भी क्या करने लगते हैं, उछलने लगते हैं, जब आप यहाँ से हुर्रे बोलते हो। यानी कि जो आप यहाँ से, जब ये यहाँ से आप हुर्रे बोल रहे हो, तो जो ये आपकी मेम्ब्रेन है इस पे क्या प्रभाव पड़ा, ये वाइब्रेट होने लगी, ये क्या होने लगी, वाइब्रेट होने लगी, जिस कारण इसमें क्या आपको दिखने लगा, जो आपके ये दाने हैं, ठीक है, ये जो आपके गेहूं के दाने हैं वो उछलने लगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा एयर ड्रम काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एयर ड्रम काम करता है। जो हमारा एयर ड्रम होता है, जब वो अपने सराउंडिंग से यानी अपने वातावरण से आवाजें लेता है, तो वो इसी तरीके से वाइब्रेट होता है, यानी कंपित होता है। और जब वो कंपित होता है तो वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, सिग्नल प्रोड्यूस करता है, जो वो ब्रेन तक यानी हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिससे हमारे मस्तिष्क को पता चलता है कि हमारे चारों तरफ से किस तरीके की आवाज या ध्वनि आ रही है। आई होप आपको ये जो एक्टिविटी है ये समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम जो आपका एयर ड्रम है उसको और अच्छे से ढंग से समझते हैं कि बेसिकली क्या हुआ है। द एयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। ठीक है, जो आपका एयर ड्रम होता है वो एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह होता है, जैसे कि हमने एक्टिविटी में एक रबर शीट लगाई थी, ठीक है, जो मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा था, वैसे ही जो आपका एयर ड्रम होता है वो भी एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह काम करता है, वो भी आपका स्ट्रेच रबर शीट की तरह काम करता है। साउंड वाइब्रेट्स, वाइब्रेशन मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट। जैसे मैंने आपको कहा, जब वो साउंड जो आपके आसपास जो साउंड थी वो आपके कानों तक पहुंची, ठीक है, कानों के जो पिना है, आपका जो ये फनल वाला शेप है कान का, यहाँ से जब वो आपके कैनाल के थ्रू, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू आपके एयर ड्रम तक पहुंची, ठीक है, एयर ड्रम तक पहुंची, तो उसने क्या किया, एयर ड्रम को वाइब्रेट किया, यानी एयर ड्रम को कंपित किया। क्योंकि हमें ये पता है जो साउंड होती है वो कंपित करके यानी कंपित वस्तुओं से ट्रैवल होती है, यानी कंपन उससे प्रोड्यूस होता है। तो उस वजह से हमारा जो कान का आपका क्या था, ये आपका एयर ड्रम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एयर ड्रम है, ये जो आपका एयर ड्रम है, ठीक है, ये आपका जो एयर ड्रम है, तो जो आपका ये एयर ड्रम है वो कंपित हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे से ये जो आपका सराउंडिंग है, ये जो आपका एयर का जो ये सराउंडिंग है, ठीक है, जो आपका ये एयर का सराउंडिंग है, ये जो आपका एयर है जो ये आपका ईयर का सराउंडिंग है, यहाँ से इसने क्या किया, साउंड को कैप्चर किया, यानी साउंड इकट्ठा किया आपके कान के जो ये हिस्सा है, और ये जो आपका ऑडिटरी कैनाल है इसके थ्रू इसने साउंड को आगे भेजा।
तो बेसिकली जो आपका साउंड होता है वो वाइब्रेशन के साथ चलता है, या वाइब्रेशन, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपको साउंड डेवलप करती है। तो जो आपका साउंड है वो एयर के थ्रू, आप जानते हैं कि एयर से आपका साउंड ट्रैवल करता है। सो एयर के थ्रू कान के अंदर गया, आपके कान के अंदर गया, फिर वो इस जो आपका कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल है, इसके थ्रू वो उसने अंदर एंटर किया। और जो आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी क्या है, ये एयर ड्रम, इसको उसने वाइब्रेट किया। ठीक है, इस तरीके से उसने एयर को वाइब्रेट किया। ठीक है, इसने एयर को वाइब्रेट किया। द एयर ड्रम सेंड द वाइब्रेशन टू द इनर एयर। अब जो आपका ये एयर ड्रम था, इसने आपके जो वाइब्रेशन थी, ठीक है, जो इस वाइब्रेशन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, उसको इसने, जो आपका ये इनर एयर है, यहाँ पे उसको भेजा। यानी आप उसने वाइब्रेशंस को यहाँ पे आपके जो इनर एयर है वहां पे भेजा। फ्रॉम देयर द सिग्नल्स गोज टू द ब्रेन, और वहां से आपके जो सिग्नल है वो कहाँ पहुंचे, आपके ब्रेन तक पहुंचे। ठीक है, सो इस तरीके से जो आपका एयर ड्रम है बेसिकली क्या होता है, एक रबर शीट की तरह होता है जो वाइब्रेट करता है। ठीक है, जब साउंड एयर के थ्रू ट्रैवल करती है, पैसेज जो आपका पाथ है या ऑडिटरी कैनाल है उसके थ्रू, तो फिर वो जो आपके एयर ड्रम है उसको वाइब्रेट करता है, यानी कंपित करता है। जब वो वाइब्रेट होता है तो वो आगे जो है इनर एयर तक उस वाइब्रेशन को पहुंचाता है, जो सिग्नल्स की फॉर्म में आपके कहाँ पहुंचती है, ब्रेन तक पहुंचती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली जब हम साउंड के बारे में बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि वो वाइब्रेशन के साथ ट्रैवल करती है। ठीक है, या वाइब्रेशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट होती है तो वो साउंड को प्रोड्यूस करती है, यानी ध्वनि को प्रोड्यूस करती है। तो अब हम पहले समझेंगे कि आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जो आपका टू एंड फ्रो मोशन होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वाइब्रेशन की डेफिनेशन, वो क्या होती है, टू एंड फ्रो, यानी बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हिलना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि जब हम टू और फ्रो मोशन की बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, हम ये कहते हैं कि वो क्या है, वाइब्रेट कर रही है। तो ये जो इस तरीके का जो वाइब्रेशन होता है, बेसिकली इस तरीके के मोशंस जिसमें वाइब्रेशन होता है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जिन मोशन में टू एंड फ्रो, यानी आगे पीछे जो आपका लगातार कम एम्पलीट्यूड में जो आगे पीछे हिलना मोशन जो होता है, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो बेसिकली जब आपका कोई ऑब्जेक्ट, आप सपोज करो कोई आपके पास रबर बैंड है, सपोज ये आपके पास कोई रबर बैंड है और इसको हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, खींचा। ठीक है, और ये साइड साइड से आपने किसी जगह पे यहाँ पे इस तरीके से फिक्स कर रखा है और आपने इसको क्या किया, इस रबर बैंड को खींचा। ठीक है, खींचा यानी आपने इसे स्ट्रेच किया। तो जब आप इसे खींचते हैं, ठीक है, जब आप इसे खींचते हैं तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा। क्या करेगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा, यानी ये आगे पीछे हिलने लगेगा। जैसे आपने देखा होगा रबर बैंड किस तरीके से आगे पीछे हिलता है या मूव करता है, एकदम एकदम आगे पीछे वाइब्रेट, कंपित होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे वाइब्रेट करेंगे। तो जो जितने टाइम ये वाइब्रेट करेगा, यानी आगे पीछे हिलेगा, एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में जितनी बार ये हिलेगा उसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ठीक है, जितनी बार ये उस पोजीशन से आगे पीछे हिलेगा, यानी जितनी बार ये साइकिल को कंप्लीट करेगा, आगे पीछे होने की जो साइकिल है, टू एंड फ्रो मोशन की जो साइकिल है, उसको कंप्लीट करेगा उस एक सेकंड में, उतने नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी की, इस रबर बैंड की फ्रीक्वेंसी ये है। अब जब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, सो बेसिकली आपका जो एम्पलीट्यूड होता है वो, आपने जब इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, ये मोशन में आया, आपका टू एंड फ्रो मोशन में आगे पीछे वाइब्रेट करने लगा,
तो ये अपनी मीन पोजीशन है, यानी जब हमने इसे स्ट्रेच नहीं किया है, यानी जब हमने इस रबर बैंड को स्ट्रेच नहीं किया है, यानी ये अपनी किस में, मेन पोजीशन में। ठीक है, जब ये बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है, एक जगह बिल्कुल फिक्स है, वहां से इसका जो, अब ये हमने जब से स्ट्रेच किया तो ये वाइब्रेट हुआ, तो ये पहले इधर गया, फिर ये आगे पहुंचा, फिर पीछे, फिर आगे, ऐसे बार बार वाइब्रेट किया। तो इसकी जो मेन पोजीशन से इसने जितना डिस्प्लेस किया, यानी जितना इसने आगे या पीछे मूव किया, उसकी मेन पोजीशन से उतनी जो डिस्टेंस है, यानी उतनी दूरी है, उसको हम इसकी एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसकी एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका फ्रीक्वेंसी का और एम्पलीट्यूड का ये होता है। तो अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की, जो कि आपका एक ऑसिलेटरी मोशन में होता है, तो हम सबसे पहले एक बात करते हैं आपके फ्रीक्वेंसी की, कि आपकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जैसे कि मैंने आपको समझाया रबर बैंड के थ्रू कि आगे पीछे जितना वो एक सेकंड में जितनी बार वो मूव करता है, जितनी बार वो ऑसिलेट करता है, यानी अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जो आपका उसका यही मतलब है कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, जितनी बार उसने अपनी साइकिल कंप्लीट करी एक सेकंड में, उसको उसकी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं उस ऑसिलेशन। ठीक है बच्चों, सो आपका फ्रीक्वेंसी ये होता है। अब हम फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट के बारे में समझेंगे कि आखिर फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती क्या है। सो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। बेसिकली जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जो 1 हर्ट्ज होता है, क्या होता है, जो आपका 1 हर्ट्ज होता है, 1 हर्ट्ज जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1 ऑसिलेशन पर सेकंड के। यानी कि अगर हम 1 हर्ट्ज की बात करें तो 1 हर्ट्ज का मतलब ये है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑसिलेटरी मोशन में, किसमें है, ऑसिलेटरी मोशन में है, यानी वाइब्रेशन कर रही है। सो वो जितना एक सेकंड में अगर वो एक बार ऑसिलेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, और हर्ट्ज क्या होता है। अब चलते हैं हम आगे। तो बेसिकली जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, तो ये प्रेशर वर्सेस आपको इसमें फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ये प्रेशर वर्सेस आपका टाइम है कि आपने टाइम में कितना प्रेशर लगाया है। तो अगर आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो आपकी ये लो फ्रीक्वेंसी की है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से, यानी अगर आप टाइम पीरियड देखें, यानी जो आपका ये टाइम पीरियड है, आप इस टाइम पीरियड में देख रहे हैं, तो इसने जो ये टाइम पीरियड है, ये प्रॉपर जो ये आपने एक टाइम पीरियड लिया है, इसमें इसने कितने ऑसिलेशन कवर किए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट ने सिर्फ एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। ठीक है, आपको ये ग्राफ से दिख रहा है, ठीक है, एक साइकिल इसकी कंप्लीट हुई है। अगर हम नीचे वाला हाई फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखें और आप उसी टाइम पीरियड पे देखें, ये आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसी टाइम पीरियड पे जो इसके जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो ज्यादा है, यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो किसी टाइम पीरियड में ज्यादा ऑसिलेशन उसमें होते हैं, या वो ऑब्जेक्ट ज्यादा ऑसिलेशंस करती है। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करें, यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी बॉडी होती है उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ज्यादा होते हैं एक सेकंड में, अगर आप कंपेयर करें किसी लो फ्रीक्वेंसी बॉडी के बारे। अब हम एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं। हमने अभी रबर बैंड के कॉन्सेप्ट से एम्पलीट्यूड समझा, अब हम उसको
प्रॉपर डेफिनेशन से समझते हैं कि एक्चुअल में जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वो होता क्या है। तो जो आपका एम्पलीट्यूड है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज द मेजर ऑफ हाइट ऑफ द वेव। हाइट ऑफ द वेव यानी जो किसी भी साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो उसकी हाइट को मेजर करता है। ठीक है, यानी उसकी ऊंचाई कितनी है। जैसे मैंने आपको रबर बैंड का एग्जांपल दिया कि रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं और वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है, तो वो जितनी दूरी तय करता है आगे और पीछे जितनी दूरी तय करता है उसे हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, वेव की हाइट को मेजर करता है। ठीक है, अब the amplitude of a sound wave can be defined as its loudness or the amount of maximum displacement. ठीक है, or the amount of maximum displacement of vibrating particle of the medium from its main position when the sound is produced. यानी कि जो मैंने आपको बताया बेसिकली जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड वेव का वो क्या बताता है, उसकी लाउडनेस को बताता है कि जो साउंड है वो कितनी तेज है। ठीक है, कितनी तेज है वो आपसे आपकी एम्पलीट्यूड, जो ये प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड होती है साउंड की, वो दिखाता है कि जो आपकी साउंड है वो कितनी तेज है, यानी आपकी ध्वनि कितनी तेज है या कितनी लाउडनेस है उस पर। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा वो अपनी जगह से, रबर बैंड अपनी जगह से जब हमने स्ट्रेच किया वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही थी, यानी अपनी जगह से आगे और पीछे, मेन पोजीशन से आगे और पीछे जितना मूव कर रही थी उसको हमने क्या कहा, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो। तो जितना मैक्सिमम, जितना वो डिस्प्लेस कर रही है यानी आगे और पीछे वो मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, वो उसकी एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो अब हम एम्पलीट्यूड को इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका एम्पलीट्यूड है जैसे आप इसमें देख सकते हैं लो एम्पलीट्यूड और यहाँ पे आपका हाई एम्पलीट्यूड दिखाया गया है। बेसिकली आप देख सकते हैं ये क्या है, आपकी ये जो टाइम की एक्सिस है ये आपकी मीन पोजीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। ठीक है, दोनों केसेस में ये क्या आपकी मीन पोजीशन है। तो जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वो बेसिकली मेन पोजीशन से कितना आपकी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुई है, यानी ये डिस्टेंस, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये जो आप यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये जो आपका डिस्टेंस है ये दिखाता है कि आपकी जो ये ऑब्जेक्ट है या ये जो पार्टिकल है, ठीक है, जो ये पार्टिकल है या ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी क्या दिखाता है, इससे एम्पलीट्यूड, इससे आप इसकी एम्पलीट्यूड, इससे आपका ये जो डायग्राम है इस डिस्टेंस से आपका एम्पलीट्यूड दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका डायग्राम ए है उसमें एम्पलीट्यूड कम है। ठीक है, उसमें जो आपका बॉडी है वो अपनी मीन पोजीशन से कम डिस्प्लेस हुई है। अगर कंपेयर करें आप फिगर बी को, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो मेन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेस हुई है, यानी जो आपकी फिगर बी है वो हाई एम्पलीट्यूड को शो करती है। अगर आप बात करें फिगर ए की तो वो आपकी लो एम्पलीट्यूड को शो करती है। तो इससे हमें ये पता चलता है जो आपकी हाई एम्पलीट्यूड वाली बॉडी है वो क्या होगी, लाउडर होगी। ठीक है, वो लाउड होगी। अगर आप लो एम्पलीट्यूड की बात करें तो वो क्वाइटर होगी। ठीक है, वो क्वाइटर होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बेसिकली हाई एम्पलीट्यूड और लो एम्पलीट्यूड आखिर होता क्या है और बेसिकली एम्पलीट्यूड से आप क्या समझते हैं। अब हम लाउडनेस और पिच की बात करें। ठीक है, उसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। आपको क्या लेना है, स्टील का टम्बलर लेना है, यानी स्टील का जो आप ग्लास बोलते हैं
वो लेना है, ठीक है। उसको आपने पहले एक जो आपकी टीस्पून होती है, यानी जो आपकी नॉर्मल साइज की चम्मच होती है, उससे आपने इसे क्या करना है, स्ट्राइक करना है, ठीक है। इसको स्ट्राइक करना है, यहाँ पे इसको हिट करना है। इसको आप हिट करोगे या स्ट्राइक करोगे अपनी टीस्पून से, फिर आप सुनोगे कि इसकी वाइब्रेशन कैसी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक बड़ी चम्मच लेनी है, थोड़ा बड़ी चम्मच, और उससे आपको फिर से इस स्टील जो आपका टम्बलर है इसको हिट करना है, ठीक है। इसे क्या करना है, हिट करना है, और आप फिर से एक साउंड सुनोगे जब आप इसे हिट करो। तो अब आपने ये दो जो एक्टिविटी है वो करी। अब आपको क्या करना है, आपको एक थ्रेड लेना है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। आपको क्या करना है, एक थ्रेड लेना है, और उसको यहाँ पे आप देख सकते हो एक थर्मोकॉल है, उस थर्मोकॉल से उसे अटैच कर देना या बांध देना, ठीक है। उस थर्मोकॉल से उसे बांध देना। अब आपको क्या करना है, एक तरफ से आपको इस तरीके से जो आपका थर्मोकॉल है उसे इस तरीके से यहाँ पे इस जो ये आपका स्टील का टम्बलर है, ठीक है, इसके पास इस तरीके से यहाँ पे सस्पेंड कर देना, यहाँ पे इस तरीके से लटका देना है, ताकि जो आपका ये जो आपका स्टील का ग्लास है, यानी स्टील का जो टम्बलर है, वो उसका जो ऊपर का सिरा है जिसे हम ब्रिम कहते हैं, वो आपकी थर्मोकॉल से लगा रहे, ठीक है, इस तरीके से लगा रहे। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से सस्पेंड करके रखना है, और दूसरी साइड से, ठीक है, आप यहां से क्या करेंगे, एक जो आपकी टीस्पून होती है, ठीक है, एक आपकी चम्मच है, टीस्पून जो आप पहले जिससे आप हिट कर रहे थे उसको यहाँ पे हिट करना है, ठीक है, उस चम्मच से आपको इस पे हिट करना है, ठीक है। अब आप हिट करोगे और आपको इसको ऑब्जर्व करना है, इस थर्मोकोल को ऑब्जर्व करना है कि इस पे क्या इफेक्ट आता है। आप ये देखोगे जैसे आप चम्मच से या जो आपकी टीस्पून होती है, ठीक है, जो नॉर्मल साइज की आपकी चम्मच होती है, उससे जब आप उसको हिट करते हो तो ये वाइब्रेट करेगी, ठीक है, ये वाइब्रेट करेगी, यानी आपको ये हिलती हुई दिखेगी कुछ, ठीक है, हिलती हुई, यहाँ ये अपनी डायरेक्शन से यूं हिलती हुई इधर की तरफ आपको हल्की हल्की हिलते हुए फिर वापस आते हुए दिखेगी, टू एंड फ्रो मोशन में दिखेगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसे हटा दोगे। अब आपने क्या करना है, इसको हटा देना है, और फिर आप जो आपकी बड़ी चम्मच थी, जो हैवी चम्मच थी, उससे आपने इसको वाइब्रेट करना है, उसको हिट करना है, या आपको ग्लास को वाइब्रेट करना है। आप क्या करोगे, बहुत तेजी से इस बड़ी चम्मच से इस जो आपका स्टील का ग्लास है इसको हिट करोगे, और आपको इस जो आपकी थर्मोकॉल है इसकी पोजीशन को देखना है कि इसकी पोजीशन में क्या इफेक्ट आता है। जब आप इसे तेजी से हिट करोगे और आपकी जो चम्मच है वो हैवी है और तेजी से हिट करोगे, आप देखोगे कि जो आपकी थर्मोकॉल है, जो ये आपकी थर्मोकॉल है, ये बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होगी, यानी टू एंड फ्रो मोशन में आएगी, बैक और फोर्थ, यानी आगे पीछे ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेगी। जैसे जैसे ये स्टील ग्लास वाइब्रेट करेगा वैसे वैसे आपकी ये जो थर्मोकॉल है ये भी आगे पीछे वाइब्रेट करेगी। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि किस तरीके से आपने आवाज को सुनना है, कि जो आपकी नॉर्मल यानी टीस्पून जो है आपका, अगर आप उससे हिट करते हो तो आपकी जो आवाज है वो हल्की मिलती है आपको एज कंपेयर टू अ हैवी स्पून, ठीक है, एज कंपेयर टू अ हैवी स्पून। अगर आप किसी हैवी स्पून से कंपेयर करो तो जो आपकी टी स्पून होती है उससे आपको ज्यादा लाउड साउंड सुनाई देती है। और आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि जो थर्माकोल का वाइब्रेशन है वो हैवी जो स्पून है उसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपका जो टी स्पून होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बेसिकली आपने ये देखा कि जो आपका आपने टी स्पून से हिट किया उसमें जो साउंड थी वो लाउड थी,
एज कंपेयर टू जो आपका टी स्पून है इससे। और जो आपका वाइब्रेशन है या एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा था थर्मोकॉल का, किस केस में, आपकी हैवी स्पून के केस। तो इससे हम लाउडनेस का कंसेप्ट समझ सकते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने लाउडनेस के बारे में एक बेसिक नॉलेज ली और हमने आपका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड समझा और आपने अपने ईयर का वर्किंग समझा कि किस तरीके से आपका जो कान होता है वो साउंड को कैप्चर करता है और किस तरीके से वो आपके जो साउंड के सिग्नल्स है उसको आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे रिवाइज करेंगे। बाकी अगर आपको कोई किसी भी तरीके की क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।